एवरीवन, ओके डियर ऑल, सभी छात्र छात्राओं का मैं फिर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्यूसी हिंदी क्लासेस की तरफ से मैं जेपी सर। आइए अपने नए पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते हुए, और जैसे कि हिंदी व्याकरण में आप लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है, और वो चैप्टर है वाक्य यानी सेंटेंस, वाक्य विचार। ठीक है, और वाक्य विचार पर मैंने 2 वीडियो बनाकर ऑलरेडी पहले से ही भेज दिया हूँ। जो बच्चे यदि नहीं वीडियो देखें तो ज़रूर देख लीजिए, और फिर भी आपको देखने के बाद कोई समस्या है तो आप ज़रूर पूछा करिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितने बच्चों ने वीडियो देखा होगा उनको अवश्य समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज पूरा कोशिश करेंगे, जो पार्ट 3 बनाएंगे, वाक्य चैप्टर का पार्ट 3 जो आज बन रहा है, आज पूरा कोशिश किया जाएगा कि दो पॉइंट बच गए हैं। कौन कौन सा? वाक्य के प्रकार में रचना और बनावट के आधार पे ये बच गया था, और वाक्य के तत्व, ये 2 पॉइंट छूट गए थे। तो आज इसी को हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को आज एक हमारे देश के महान राष्ट्रपति जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, वो राष्ट्रपति कोई और नहीं बल्कि हमारे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के भी नाम से भी जाना जाता है, यानी उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था। ठीक है, इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु के एक जगह है जो रामेश्वर नाम है, और वहाँ पे इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 यानी 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिल परिवार में हुआ था। ये भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना, रह चुके थे। और इन्होंने हमारे देश की मान मर्यादा के लिए, देश के गौरव के लिए, इतिहास में इनका नाम आज भी, और जब तक इतिहास जिंदा रहेगा तब तक इनका नाम अमर रहेगा। इनके मृत्यु की बात करें, यानी इनकी जो मरण, तो इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। तो ये एक हमारे बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जो कह सकते हैं हमारे देश के अभिमान के लिए, गौरव के लिए जो कर के चले गए, वो देश दुनिया के लोग सब इसको याद रखेंगे। ठीक है, आज भी यहाँ हमारे बीच में जिंदा। ओके डियर, तो चलिए इन्हीं के यादगार में मैं आज आप लोग के बीच इन्हीं से संबंधित एक कविता सुनाना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कविता को अवश्य सुनेंगे और लाइक भी करेंगे, क्योंकि हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में रह चुके हैं और रह चुके थे। तो आइए इनके द्वारा लिखित एक जो कविता है उसको याद किया जाए और अपने बीच अमर किया जाए। अलविदा कलाम, जो टाइटिल है अब अलविदा कलाम। कहा जाता है कि सशक्त भारत की थे पहचान, सशक्त भारत की थे पहचान, सबको था उन पर अभिमान, पर ईश्वर ने रच डाला षड्यंत्र, एक युग का हो गया अंत। भारत की परमाणु शक्ति का, एक मानव की भक्ति का, करके संगत बन गए थे संत, एक युग का हो गया अंत। विश्व पटल पर चमकने वाले, जीवन दर्शन को परखने वाले, हिंदू मुस्लिम से अलग था पंथ, एक युग का हो गया अंत।
लास्ट इनकी पंक्ति थी जो हमारे बीच में बहुत ही हिम्मत साहस हर एक चीज़ भरती है और होना भी चाहिए। तो इनकी जो आखिरी पंक्ति थी, भविष्य निर्माण का श्रेय उसको, भविष्य निर्माण का श्रेय उनको, नम आँखों से अलविदा उनको, हाँ व्यक्तित्व का उनका है अनंत, पर एक युग का हो गया अंत। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हमारे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित एक छोटा सा कविता था जो हमारे बीच उमंग, जोश और एक नया युग की राह दिखाता है। तो चलिए, हमें अपने जीवन काल में ऐसे लोगों को जरूर याद करना चाहिए। आज हमारे बीच भले ही ना है, लेकिन फिर भी इनसे संबंधित सारी जानकारी, जैसे मैंने आप लोग को छोटे छोटे पॉइंट्स बताया है, तो इस पर गौर करना चाहिए। चलिए आइए और अपना चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वाक्य विचार, इससे पहले मैंने पॉइंट आप लोग को पढ़ा चुका है। फर्स्ट वीडियो में आप लोग को वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। सेकेंड पार्ट में, वाक्य का जो सेकेंड पार्ट है, उसमें वाक्य के प्रकार चल रहा है, जिसमें मैंने अर्थ के आधार पे 8 बताया है। वाक्य का जो दूसरा प्रकार है रचना और बनावट के आधार पे हम लोग 3 आज पढ़ेंगे। तो जैसे कि बोर्ड पर आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पे हम लोग 8 पढ़ चुके हैं कल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं रचना बनावट के आधार पर। तो छात्रों, मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि रचना बनावट के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, पहला जो होता है सरल वाक्य, दूसरा जो होता है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। मैं पहले भी बताया कि मेरा पूरा सोच रहता है कि अक्सर हिंदी के वर्ड को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके बीच जरूर रखूं, और कोशिश भी मैं करता हूं। दूसरा जो है संयुक्त वाक्य, जिसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। और तीसरा जो भेद होता है रचना या बनावट के आधार पे, वो होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य, जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो आइए इन तीनों के बीच में, तीनों के बारे में एक एक करके डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बातें बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो रचना या बनावट के आधार पे जो सिलेबस पूछा जाता है वो क्लास 10th में पूछा जाता है। और कल यानी पार्ट 2 में भी मैं ये चीज़ बताया हूँ आप लोग को, और पार्ट 3 में भी ये चीज़ बता रहा हूँ कि पढ़ना तो सब है, हमें वाक्य से संबंधित सब पढ़ना है, लेकिन जो सिलेबस की बात आती है तो 9th में जो पूछा जाता है वो अर्थ के आधार पे पूछा जाता है, और जो क्लास 10th में पूछा जाता है वाक्य के आधार पे, वाक्य से संबंधित जो चैप्टर है वो रचना या बनावट के आधार पे पूछा जाता है। ओके डियर, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ, आइए अब हम लोग एक एक करके इनके डेफिनेशन यानी परिभाषा भी जानेंगे, पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी जानेंगे। ओके, तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा देखने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, सरल का मतलब क्या होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि सरल का मतलब कोई सिंपल हो, सरल तरीके से हो, है ना, जो जैसा है बिल्कुल वैसे ही बात करे, है ना, उसका वेशभूषा बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करे। तो सरल वाक्य में इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या पॉइंट है, तो 2-3 पॉइंट आप लोग सुन लीजिए। सरल वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें एक ही उद्देश्य होता है। उद्देश्य का मतलब
मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है, उद्देश्य को कर्ता भी बोलते हैं। और कर्ता मतलब क्या होता है? जो करने वाला होता है, कोई भी काम जो करने वाला हो उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, यानी सब्जेक्ट, कर्ता को सब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो जिस वाक्य में कोई भी वाक्य देता है, उस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य हो, यानी कर्ता एक ही हो, कर्ता मतलब करने वाला एक ही हो, और क्रिया भी उसकी एक हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो कर्ता है, करने वाला है, वो एक हो और उसकी क्रिया भी एक ही होना चाहिए। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। और उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, सब पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और ये बातें तभी समझ में आएगा जब पिछले वीडियो को आप लोग देखेंगे, समझेंगे। तो आइए इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा यहाँ पे लिखा है, जिस वाक्य में साधारण यानी सिंपल तौर पर एक उद्देश्य यानी एक ही कर्ता होना चाहिए तथा एक विधेय हो, अर्थात एक कर्ता और उसकी एक क्रिया हो, तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ओके डियर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं कर्ता दो हो जाते हैं लेकिन उनका क्रिया एक ही रहता है। जैसे राम और श्याम दौड़ने गए, यहाँ पे कर्ता दो है लेकिन उनकी क्रिया जो है एक ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कहने का मतलब कि जो वाक्य हम लोग पढ़ेंगे, इससे रिलेटिव सरल वाक्य के अंदर जितने भी वाक्य हम पढ़ेंगे वह छोटे से छोटे भी हो सकते हैं और बड़े से बड़े वाक्य भी हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, हमको ये केयर करना है कि उनका क्रिया एक होना चाहिए। जैसे राम पढ़ता है, एक छोटा सा वाक्य है और राम क्या है, करता है, उद्देश्य है, और पढ़ना उसका क्या है, विधेय है यानी क्रिया है। ठीक, या फिर ऐसे भी एग्जाम्पल ले लीजिए कि सुबोध का भाई राहुल धीरे धीरे चलता है। अब देखिए सुबोध का भाई है ना, दो लोग, दो कर्ता हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्रिया तो एक ही हो रहा है ना, उसका काम है धीरे धीरे चलना, यानी सुबोध का भाई धीरे धीरे चल रहा है, यानी काम तो एक ही कर रहा है ना, एक ही क्रिया कर रहा है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, है ना, यानी एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो, यानी एक कर्ता हो और उसकी क्रिया भी एक हो। लेकिन दो कर्ता भी रहेंगे लेकिन क्रिया एक ही होना चाहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सीता खाना बना रही है। देखिए सीता जो है एक है, ठीक है, यानी ये कर्ता हो गया, खाना बना रही है। अब बना रही है, बनाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, यानी सीता एक ही क्रिया कर रही है, एक ही काम कर रही है, और क्या कर रही है, खाना बना रही है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, राधिका कपड़े धो रही है। अब राधिका एक ही है, एक ही करता है, यानी एक ही उद्देश्य, उसका काम क्या है, कपड़ा धोना, और धोना क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप लोग को और अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम दूसरा जो प्रकार है उसको देखेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला जो भाग है रचना के आधार पर जो पहला प्रकार है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं। ओके, तो दूसरा जो भेद था रचना के आधार पर वो था संयुक्त वाक्य, जिसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। देखिए संयुक्त शब्द का मतलब ही क्या होता है, संयुक्त का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, संयुक्त का मतलब क्या समझ में आ रहा है, आपको जहन क्या कहना चाह रहा है, यही चीज ना कि संयुक्त का मतलब कि जुड़ा हुआ चीज, कोई भी चीज, दो चीजें हैं और दोनों चीज का संयुक्त कर देना है, उसको जोड़ देना, यानी आधा परिभाषा हमारा यहीं पे निकल गया। आइए देखते हैं, जैसे एक वाक्य, कोई सरल वाक्य ले लिया और दूसरा सरल वाक्य ले लिया, दोनों को आपस में लाकर उसको हमने जोड़ दिया, बस यही तो संयुक्त वाक्य है। वेरी सिंपल। इसका परिभाषा देख लेते हैं। दो वाक्यों को जोड़कर, देखिए अब कोई भी दो वाक्य ले लीजिए, कैसे, जो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताऊंगा। कोई भी दो सरल वाक्य ले लीजिए और जब उसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो याद करने वाली बातें हैं, जब भी हम दो वाक्य जोड़ेंगे तो कर्ता भी दो रहेंगे, है ना,
और उसकी क्रिया भी अलग अलग होगी। याद रखिएगा, यही मोस्ट पॉइंट है। सरल में हमने पढ़ा कि एक कर्ता हो सकता है और उसकी क्रिया एक होगी, एक उद्देश्य होगा, उसका विधेय भी एक ही होना चाहिए। अगर दो कर्ता है तो उसकी भी क्रिया एक होना चाहिए, ये हमने सरल में पढ़ा। लेकिन संयुक्त का मतलब ही होता है कि दो लोगों को जोड़िए लेकिन उसका क्रिया भी अलग अलग होना चाहिए, यानी दो क्रिया होना चाहिए। ठीक है, देखिए दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने के कारण ही इन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी जब दो वाक्य आकर जुड़ जाएगा तो एक वाक्य बन जाएगा। दूसरी बात, ये तो डेफिनेशन हो गया, परिभाषा। एक पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जब भी हम दोनों वाक्य को जोड़ेंगे, है ना, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में जोड़कर एक करेंगे तो दोनों वाक्य के बीच में ये सिंबल जरूर रहेगा। कौन कौन सा सिंबल? जैसे और लगा रहेगा, या अथवा लगा रहेगा, या तथा लगा रहेगा, या एवं लगा रहेगा, या इसलिए वर्ड लगा रहेगा, या किंतु। यानी जब भी दोनों वाक्य को हम जोड़ेंगे तो बीच में ये कोई ना कोई इनमें से सिंबल जरूर रहेगा। तो ये तो बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा कि किसमें अथवा और एवं किंतु परंतु ये वर्ड लगता है। जब भी दो वाक्य को जोड़ेंगे तो बीच में ये कोई ना कोई सिंबल यानी शब्द जरूर रहेंगे। इसलिए मैंने लिख दिया है संयुक्त वाक्य पहचानने का ट्रिक। इसको हम लोग समुच्चय बोधक भी बोलते हैं। ये जितने भी वर्ड है ना, कभी कभी कंपटीशन में क्या करता है कि एक कोई शब्द उठा लेगा और बोलेगा निम्न में से बताइए क्या है, समुच्चय बोधक है, विस्मय है कि संबंध है। तो ये इन सबको हम लोग समुच्चय बोधक भी बोलते हैं। तो आप लोग चाहेंगे तो नोट भी कभी कर सकते हैं जानकारी के लिए, और पूछता भी है। इसको हम समुच्चय बोधक भी कहते हैं, है ना। योजक भी कह सकते हैं। योजक का मतलब बीच में जो ऐसे छोटा सा ऐसे सिंबल लगता है, ये भी योजक कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब भी दो वाक्य को हम जोड़ेंगे तो ये बीच में कोई ना कोई सिंबल जरूर रहेगा, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा। अब आइए उदाहरण देखते हैं। वह सुबह गया, ठीक है, वह सुबह गया और शाम को लौटा। देखिए गया भी और लौटा भी, तो यहाँ दो क्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल ईमानदारी से बताइए सारे स्टूडेंट्स। वो जाने का भी काम कर रहा है और आने का भी काम कर रहा है, यानी दो क्रिया हो रहा है। और मैंने यही तो बताया कि जब भी दो सिंपल वाक्य को जोड़े हैं तो उसकी क्रिया भी दो होना चाहिए। दो कर्ता भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी है अगर एक करता है तो क्रिया उसकी दो होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बीच में जब हम दोनों वाक्य को जोड़ेंगे तो इस सिंबल आएगा। देखिए यहाँ पे और लगा है, और मैंने आप लोग को बताया ना कि इनमें से कोई ना कोई वर्ड जरूर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे और लग गया, तो पूरा पढ़िए। वह सुबह गया और शाम को लौटा। इससे पहले हमने सेंटेंस सरल वाक्य पढ़ा तो उसमें और अथवा किंतु परंतु ये सब नहीं था। लेकिन जैसे ही ये बीच में ये लग गया और दो क्रिया को दिखा रहा है तो समझ जाइए कौन सा प्रकार है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम खाना नहीं चाह रहा था, यानी वो खाना नहीं चाह रहा था, इसलिए अब देखिए यहाँ पे लग गया सिंबल, और इसलिए इसमें है, इसलिए उसने बहाना बनाया। यानी खाना वो नहीं खाना चाहता, नहीं खाना क्रिया हो गया और बहाना बनाना भी क्रिया हो गया। तो दो क्रिया यहाँ पे जुड़ रहे हैं, यानी दो वाक्य जुड़ रहा है और बीच में सिंबल क्या है, इसलिए है। तो मैंने अभी अभी आप लोग को बताया कि इनमें से कोई ना कोई आप लोग को बीच में जुड़ा हुआ मिलेगा। जब भी दो वाक्य को जोड़ेंगे यानी दो क्रिया होगा और दोनों क्रियाओं के बीच में ये सिंबल जरूर कोई ना कोई रहेगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रचना या बनावट के आधार पर दूसरा जो भेद है संयुक्त वाक्य, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरा जो लास्ट है रचना या बनावट के आधार पर जो लास्ट प्रकार है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ओके डियर, तो रचना और बनावट के आधार पे जो हमारा आखिरी पॉइंट आखिरी भेद है वो है मिश्र या मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिश्र या मिश्रित का मतलब क्या होता है? मैं बार बार बताता हूँ कि सबका डेफिनेशन उसी में छिपा रहता है। मिश्र का मतलब क्या? कोई चीज मिला जुला हुआ। मिश्रित हो, सब मिला जुला देते। जैसे खिचड़ी बनाना है तो खिचड़ी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चावल दाल है ना, प्याज वगैरह नमक हल्दी सब डालकर एक ही में कुकर में डाल के रख देते हैं।
तो मिश्रित हो गया, मिक्स हो गया। उसी तरह है, मिश्र का मतलब मिला जुला, पूरा मिक्स है, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए इसका परिभाषा ये होता है कि एक कोई भी चीज उसके बिना वो अधूरी है, यानी उसके बिना, यानी कह सकते हो कि जो दूसरी वाली चीज है पहले वाली चीज पे आश्रित है, यानी डिपेंड है, यानी उसके बिना वो काम नहीं हो सकता है। आइए परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्य में एक प्रधान का मतलब होता है मुख्य, जो मेन है, और उसी पे दूसरा वाक्य क्या है, डिपेंड है, आश्रित है। जिन वाक्य में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य हो, है ना, और अन्य आश्रित, आश्रित का मतलब निर्भर होना यानी गौड़ है, उपवाक्य हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ओके डियर, यानी एक मेन, अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन के बारे में बताया, और थोड़ा सा देख लीजिए मिश्रित वाक्य को पहचानने का ट्रिक। अब इसमें ट्रिक मैंने भी आप लोगों को दे दिया, जिस तरह संयुक्त वाक्य का ट्रिक दिया है ना, उसी तरह मिश्रित वाक्य को भी पहचानने का मैंने ट्रिक दे दिया। देखिए मिश्रित वाक्य में क्या होता है, जब भी वाक्य बनेगा ना तो उसमें पक्ष और विपक्ष की बात करेगा, यानी जैसे वैसे, यहाँ वहाँ, कब कहाँ, कहाँ यहाँ, यानी हमेशा पक्ष और विपक्ष की बात करेगा। तो मैं ट्रिक दिया हूँ, देखिए जितना अगर कोई वाक्य बना रहे हैं, अगर आगे जितना आ गया तो लास्ट में उतना आएगा, जैसा आगे आ गया तो वैसा लास्ट में आएगा, जब यानी तब, जहाँ यानी वहाँ, इधर यानी उधर, यद्यपि तथापि। ओके डियर, यानी कह सकते हैं कि मिश्रित में जो होता है एक वाक्य पे दूसरा चीज आश्रित है, डिपेंड है, उसके बिना वो अधूरा है ना। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है जैसी करनी वैसी भरनी, तो देख रहे हैं इस वाक्य में आगे जैसी आया है और लास्ट में क्या है, वैसी। इससे क्या समझ में आया, हमेशा पक्ष और विपक्ष की बात करेगा। कोई भी वर्ड ले लीजिए, जो मैं सिंबल दिया हूँ, जो ट्रिक दिया हूँ, इसी में से अगर आगे आगे जब तुम अच्छा करोगे तब तुम्हें फल मिलेगा, देख रहे हैं ना, जब पहले आ गया तो तब बाद में आ रहा है, तो हमेशा पक्ष और विपक्ष की बात होगा। और इसमें जो एक प्रधान होता है, बाकी सब आश्रित होता है एक दूसरे पे, यानी पहले वाले पर दूसरा वाक्य आश्रित होता है, उसके बिना वो चीज नहीं कंप्लीट हो सकता। एक और एग्जांपल देखिए, तुम उधर चले जाओ जिधर तुम्हारा भाई चला गया। अब देखिए उधर उधर, अब उसका उल्टा जिधर, यानी उधर जिधर, देख रहे हैं पक्ष और विपक्ष की बात किया जा रहा है, यानी तुम उधर चले जाओ जिधर तुम्हारा भाई है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी तुम जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। यानी क्या समझ में आ रहा है कि एक दूसरे पे एक चीज आश्रित है, यानी हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। यानी इस वाक्य के उदाहरण को पढ़ने से हमें क्या लग रहा है कि पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य आश्रित है, डिपेंड है ना, यानी उसके बिना वो चीज अधूरा है। क्लियर है? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि रचना और बनावट के आधार पे भी आप लोग को ये तीनों प्रकार समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर, और इसके मैंने पहचानने का ट्रिक भी दे दिया है आप लोग को, ये ट्रिक जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगर इसके अलावा आप लोग को और भी कोई समस्या होता है तो आप लोग अवश्य पूछिए, चाहे आप कमेंट्स करके पूछिए या कैसे भी करके पूछिए, लेकिन पूछिए, ठीक है। मैं बार बार ये बातें बोलता हूँ। तो इस तरह जो वाक्य से संबंधित है वो तीसरा पॉइंट आज हम लोग क्लियर कर लिए। तो वाक्य से संबंधित वाक्य की परिभाषा क्लियर हो गया, दूसरा हमारा पॉइंट था वाक्य के अंग, ये भी क्लियर हो गया, और वाक्य के जो भेद पढ़ रहे थे अर्थ के आधार पे मैंने सेकेंड पार्ट में डाला है, और थर्ड पार्ट में आज हमने रचना या बनावट के आधार पे आज कंप्लीट कर लिया। अब इस वाक्य से संबंधित जो लास्ट पॉइंट है वो है वाक्य के कितने तत्व होते हैं। देखिए तत्व इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे कि मैं बताया कि क्लास 10 के लिए ये वाला जो चैप्टर दे दिया गया है रचना या बनावट के आधार पे, तो इस साल जो आप लोग का पेपर आएगा MCQ आएगा,
तब एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करता हूँ कि वाक्य से संबंधित कोई भी चीज़ आपसे छूटे ना, जबकि तत्व से कभी पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से बता देना चाह रहा हूँ ताकि कोई भी कमी न रह जाए, है ना। कहीं से भी पूछे तो हम उसका आंसर दे सके आसानी से, सरल से। तो ओके, चलिए आइए अब हम इसके तत्व के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलिए, अब वाक्य से संबंधित जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है वाक्य के तत्व। हालांकि ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार क्लास 10th का पैटर्न चेंज हो गया है। एमसीक्यू पूछेगा इस बार, एमसीक्यू में कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने ये जानकारी के लिए आप लोग को बता दिया है। वाक्य के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है सार्थकता, है ना। दूसरा होता है योग्यता, तीसरा होता है आकांक्षा, चौथा होता है निकटता, पांचवा होता है पदक्रम और छठवां होता है अन्वय। तो आप लोग बस ये नाम याद रख लीजिएगा, और पूछेगा कभी मान लीजिए कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो 6 होते हैं। एक बात याद रखना है आप लोग को कि जब वाक्य के अंग पूछे तो 2, कौन कौन सा? उद्देश्य और विधेय। जब आपको प्रकार पूछे तो अर्थ के आधार पे 8 होते हैं, रचना के आधार पे 3 होते हैं। लेकिन जब तत्व पूछे, वाक्य के तत्व कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। और ये 6 का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। और बस इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है, जितना आना था मैंने आप लोग को बता दिया। हाँ, ये आप लोग जरूर करिएगा कि जितने भी मैंने आप लोग को प्रकार पढ़ाया है, भेद पढ़ाया है, उसके कम से कम 1 का 5-5, 4-4 आप लोग उदाहरण पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपका टेस्ट के लिए भी बनाऊँगा इस चैप्टर से, तो आने वाले समय में जरूर इस बात को रखा जाएगा। तो इस तरह आज वाक्य चैप्टर हम लोग 3rd पार्ट में कंप्लीट करते हैं। और वाक्य से संबंधित टोटल 3 पार्ट बना है, 1st पार्ट, 2nd पार्ट और 3rd पार्ट। यानी वाक्य चैप्टर से हमने 3 पार्ट बनाया है, और 3 पार्ट में जाकर आज कंप्लीट हमने किया है। तो आप सारे स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं आप जुड़ी हुई हैं, आप सभी के लिए मैं कहना चाह रहा हूं कि ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। आप लोग इसको बार बार देखिए, और जहां नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट्स करके जरूर पूछिए। ओके, जय हिंद।